बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद फ़िरोज़ है और मैं आगा खान की डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ से मुंसलिक हूँ। आइए आज हम देखते हैं कि टिप्पीविक्स की ऐप को किस तरीके से इस्तेमाल करना है डेटा कलेक्शन के लिए। लेकिन उससे पहले ये देख लें कि एप्लीकेशन को अपने टैबलेट्स में किस तरह से डाउनलोड करना है। अच्छा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए हम क्रोम ओपन करेंगे और जो हमने एड्रेस दिया है आपको एप्लीकेशन का वो आप टाइप करेंगे, जो कि है VCOE1 https:// VCOE1.aku.edu/tippivix_r2। ये टाइप करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें दोनों एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइन लिस्टिंग की एप्लीकेशन है और हाउस होल्ड सर्वे की ऐप है। यहाँ हमने आपको बताता चलूँ कि साथ में वर्जन भी दिया हुआ है कि ऐप का कौन सा वर्जन है। ठीक है, तो हम पहले हाउस होल्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। पहले डाउनलोड करेंगे। डाउनलोडिंग इन प्रोसेस है अभी। डाउनलोडिंग होने के बाद इसको ओपन करें और इंस्टॉल कर लें। ओपन कीजिए और यहाँ पर अलाउ कीजिए इसको। अच्छा, ये आपकी मेन लॉगिन की स्क्रीन है। यहाँ पर ऊपर आपको एक बटन दिया गया है जहाँ से आप अपने लैंग्वेज जो है वो स्विच कर सकते हैं। जब भी आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो उसका इंग्लिश वर्जन जो है वो उसका इंग्लिश होगा, लैंग्वेज उसकी इंग्लिश होगी। लेकिन अगर आप इसको स्विच करना चाहते हैं तो आप इसको उर्दू पे स्विच कर सकते हैं लैंग्वेज को। अच्छा, यहाँ यूज़र नेम दिया गया है, पासवर्ड दिया गया है, एक लॉगिन का बटन है और डाउनलोड डेटा है। नीचे एप्लीकेशन का जो इस वक्त वर्जन है वो आपको शो कर रहा है कि एप्लीकेशन का वर्जन क्या है और किस डेट पे ये एप्लीकेशन जो है वो अवेलेबल है, किस डेट पे एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है। अच्छा, अपडेट करने के बारे में आपको या इंस्टॉल करने के बारे में एप्लीकेशन में कुछ मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँ, वो ये कि जब आपको कहा जाए कि आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लें, इनके कोई नया वर्जन अगर हम रिलीज़ करते हैं तो अपडेट का मतलब ये है कि आप उसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किए बगैर आप दोबारा लिंक पे जाइए, नई एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उसी एप्लीकेशन के ऊपर उसको इंस्टॉल कर लें, यानी कि अपडेट कर लें। लेकिन जब हम आपको कोई इंस्ट्रक्शन दें कि आप प्रीवियस ऐप को अनइंस्टॉल करें और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, तो आप उस सूरत में ही सिर्फ अनइंस्टॉल करेंगे, वरना किसी भी सूरत में आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करेंगे। और दोनों सूरतों में आप पहले इस बात की यकीन दहानी कर लीजिए कि आपने अपना प्रीवियस डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, अगर आपके टैबलेट में इस एप्लीकेशन पे कोई डेटा मौजूद है तो वो डेटा आपने अपलोड कर दिया है सर्वर पर या नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है। लेकिन यहाँ बताऊँ कि इस वक्त जो है वो यूज़र्स की इंफॉर्मेशन आपके टैबलेट में नहीं है, इसलिए आप लॉगिन नहीं कर सकते। यूज़र्स की इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने के लिए टैबलेट में हम फर्स्ट टाइम जो है वो डाउनलोड डेटा के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डाउनलोड, ये इस वक्त डाउनलोडिंग हो रही है यूज़र्स की जो इंफॉर्मेशन है आपके टैबलेट में। वेट कीजिए, आपके पास आपके टैबलेट में जब ये ग्रीन लाइन अपीयर हो जाए तो इसका मतलब है कि डाउनलोडिंग जो है वो कामयाबी से हो गई है। वापस बैक कीजिए और अब हम टाइप करेंगे यूज़र नेम। अच्छा, यहाँ बताता चलूँ कि हमने कुछ यूज़र्स और कुछ क्लस्टर्स जो हैं वो टेस्ट पर्पज़ के लिए रखे हुए हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा डेटा जो है वो टेस्ट पर्पज़ के लिए या प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए एंटर किया गया है, तो हम उसको फाइनल डेटा के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। इसी तरह से हमने कुछ यूज़र्स टेम्प्रेरी तौर पर रखे हुए हैं टेस्ट के लिए और कुछ क्लस्टर्स भी रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो मैं आगे चल के बताऊँगा। हमने यूज़र टाइप किया, यूज़र 0001 टेस्ट ID है और इसका पासवर्ड है कैपिटल U और स्मॉल में SER 0001। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि पासवर्ड नज़र नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके पासवर्ड को शो कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन कीजिए। ये आपकी मेन स्क्रीन आ गई। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि हमने
इस वक्त जो है वो आपको बताया कि आपने लॉगिन करते हुए अपने यूज़र्स की इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ली। जब भी आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में एक और इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है, जो कि है आपके क्लस्टर्स की इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए आप यहाँ टॉप पे इस बटन पे क्लिक करेंगे और सिंक डेटा पे क्लिक करेंगे और दोबारा डाउनलोड डेटा करेंगे। तो अब आपके पास क्लस्टर्स और रेंडमाइज्ड की इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो गई। रेंडमाइज्ड की क्लस्टर्स की वो इंफॉर्मेशन है जिन क्लस्टर्स में आपने एक्टिविटी करने के लिए जाना है, और जो क्लस्टर्स आपकी आईडी को असाइन हुए हैं वही क्लस्टर्स आपको डाउनलोड होंगे। एक्चुअली जिस वक्त आपकी आईडी आपके सुपरवाइजर्स डैशबोर्ड पे क्रिएट करते हैं तो उस वक्त आपकी आईडी को डिस्ट्रिक्ट भी असाइन कर दिया जाता है, और जब आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए लॉगिन करके अपनी आईडी से क्लस्टर्स डाउनलोड करेंगे तो आपके टैबलेट में वही क्लस्टर्स डाउनलोड होंगे जो आपकी आईडी पे असाइन किए गए होंगे। और रेंडमाइज्ड वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लाइन लिस्टिंग के बाद जिन घरों की रेंडमाइजेशन करेंगे और 13 लिस्ट हाउस होल्ड्स की आपको लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो वो 13 हाउस होल्ड्स की जो लिस्ट है वो हमारे पास रेंडमाइज्ड इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पर डाउनलोड होगी, और ये भी उन्हीं क्लस्टर्स की होगी जो क्लस्टर्स आपको असाइन किए गए होंगे और वो रेंडमाइज भी हुए होंगे। ठीक है जी, अब बैक करते हैं हम और स्टार्ट इंटरव्यू करते हैं। क्लस्टर नंबर है 9011000001। ये क्लस्टर एक्चुअली हमारे पास टेस्ट पर्पस के लिए है, और यहाँ पर ये बता दूँ आपको कि टेस्ट पर्पस के लिए जो भी क्लस्टर्स हैं वो हम एक्चुअल फील्ड पे यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ सर्च का बटन क्लिक करेंगे तो इस क्लस्टर के बैक पर जो भी जिस प्रोविंस से ये क्लस्टर बिलोंग करता है वो प्रोविंस आपको शो हो जाएगा, और उसके डिस्ट्रिक्ट, उसकी तहसील और उसका गांव, ये तस्दीक हमें जो है वो करनी है, और ताकि आप जो है कोई गलत क्लस्टर टाइप ना करें। अगर आप एक्चुअल जब आप फील्ड पर होंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपने किस क्लस्टर में जाना है, आपको लिस्ट दी जाएगी, उस पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंटेड होगी। तो आपने उस इन्फॉर्मेशन को इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैच करना है कि कहीं आपने गलत क्लस्टर नंबर तो नहीं डाल दिया। अगर आपने कोई गलत क्लस्टर नंबर डाल दिया है तो वापस जाकर इसको रिमूव करके अपना क्लस्टर कोड दोबारा से दुरुस्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी घराना नंबर। घराना नंबर हम एंटर करते हैं A00010001। यहाँ पर हमें डैश खुद से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, डैश खुद ही जो है वो आ जाएगा। हमारे फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो है A, उसके बाद 4 डिजिट हैं जो कि स्ट्रक्चर को इंडिकेट करते हैं, और उसके बाद 3 डिजिट हैं जो कि हाउस होल्ड को मेंशन करते हैं। इसमें भी सर्च करेंगे तो अब हमें पता चला कि इस घर को जो कि रैंडमाइज होकर हमारे पास इस क्लस्टर में आया था, इस घर के सरबराह का नाम है वो दाऊद फरहान है। ये दाऊद फरहान, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमने लाइन लिस्टिंग के टाइम पर कलेक्ट की थी, और रैंडमाइज की इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास टैबलेट में डाउनलोड हो गई तो वहाँ से टैबलेट ने इसको पिक कर लिया कि आपने जो घर का नंबर डाला है उसके हेड ऑफ हाउस होल्ड का नाम दाऊद फरहान है। हम इसकी तस्दीक करेंगे और ओपन हाउस होल्ड फॉर्म कर देंगे। इंटरव्यू स्टार्ट करने की तारीख हम एंटर करेंगे, टाइम नोट करेंगे, और उसके बाद हम जो भी रिस्पोंडेंट है उससे अपना इंट्रोडक्शन वगैरह कराने के बाद, अपने आने का मकसद बताने के बाद हम उससे इजाज़त तलब करेंगे। अगर इजाज़त मिल गई है तो हाँ इजाज़त मिल गई पर क्लिक करेंगे और सेव का बटन प्रेस कर देंगे। अब हम रिस्पोंडेंट से नाम पूछेंगे कि रिस्पोंडेंट का नाम क्या है। रिस्पोंडेंट का नाम हमें बताया गया कि जी दाऊद है, और उसके बाद हम जवाब दहिंदा की रिस्पोंडेंट की एज पूछेंगे तो एज पता चला कि जी 35 ईयर्स है। मशहूर जगह जो भी लोकेशन होगी वो हम जो है उस पर नोट करके हाँ पूछ के या मालूमात करके और लिख लेंगे कि जी घर का एड्रेस के लिए मशहूर जगह वहाँ पर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मिल्क शॉप हो सकती है, कोई भी स्ट्रीट, कोई भी इलाके का जो भी नाम है हम कह देते हैं कि जी ये मारिया टावर है और वलीद मिल्क शॉप।
ठीक है जी। वलीद शॉप स्ट्रीट, मारिया टावर। उसके बाद हम नंबर पूछेंगे। अगर तो रिस्पोंडेंट आपको फ़ोन नंबर अपना बता देता है तो आप उसको नोट कर लीजिए, और अगर वो आपसे माजरत कर लेता है फ़ोन नंबर शेयर करने से, तो आप 03 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उसमें 9 टाइप कर दीजिए। फिर पूछ लीजिए कि क्या जो रिस्पोंडेंट है वही घर का सरबराह है। अगर आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे घराने के अफराद की तादाद बताएंगे, और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी घर के सरबराह दाऊद साहब नहीं हैं, इनके भी कोई वालिद हैं वो घर के सरबराह हैं, तो आप उस सूरत में घर के सरबराह पे नहीं करेंगे HH15 पे, तो फिर घर के सरबराह का नाम और फिर सरबराह का फ़ोन नंबर आपको पूछकर यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, ये एक स्किप पैटर्न है जो कि HH15 पर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। हम फ़िलहाल इसको हाँ कर देते हैं कि जी हाँ दाऊद साहब ही घर के सरबराह हैं। घर में मौजूद अफराद की तादाद हमने पूछनी है, और उसमें तादाद जो है वो ख़वातीन की तादाद सेपरेट और मर्दों की तादाद सेपरेट। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ कि मर्दों की तादाद में बच्चे भी शामिल होंगे, यानी कि जितने भी लड़के हैं वो भी शामिल होंगे, और ख़वातीन में जो है वो तमाम बच्चियाँ भी शामिल होंगी। तो हमें पता चला कि जी घर में 5 ख़वातीन हैं और 8 मर्द हैं बच्चों समेत। और आगे हम चलेंगे, इस घर में हम पूछेंगे कि 6 से 23 महीने के उम्र का बच्चा क्या मौजूद है। हमें पता चला कि जी हाँ मौजूद है। अगर हाँ तो 6 से 23 महीने की उम्र के बच्चों की तादाद हमें पता चला कि जी इस घर में 23 से 6 महीने के बच्चों की तादाद जो है वो 4 है। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं कि आपको अपने पास नोटपैड रखना है जिसमें आपने घर का नंबर, क्लस्टर नंबर नोट करना है, और उसमें फिर आगे यहाँ पर नोट करना है कि आपने इस फॉर्म पे कितने 6 से 23 महीने के बच्चों का इंदराज किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर 4 बच्चों का इंदराज किया है कि जी 6 से 23 महीने के 4 बच्चे हैं, तो आगे जाकर जब नेक्स्ट सेक्शन में हम जाएंगे जहाँ हमने बच्चे ऐड करने हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि हम 4 बच्चे ऐड करें, उन चारों बच्चों का इम्यूनाइजेशन स्टेटस हम एंटर करें, तो उस सूरत में ये फॉर्म सेव होगा। वरना अगर आपने कम बच्चे डाले हैं तो फिर फॉर्म सेव नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपने पास घर के नंबर के साथ उसमें जो भी 6 से 23 महीने के बच्चे हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो हम नोट कर लें। यहाँ पर सेव का बटन क्लिक करेंगे। ये हमने घर के सरबराह के नाम, उसके फ़ोन नंबर, उसकी एज और घर में मौजूद अफराद की तादाद हमने नोट कर ली है। ये स्क्रीन हमारे पास अपीयर हो गई है। हमने जो है वो हमारे आपको पता है कि फॉर्म के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो सोशो इकनॉमिक स्टेटस है, और एक हिस्सा जो है वो बच्चों का पार्ट है जिसमें कि बच्चों की इम्यूनाइजेशन की इंफॉर्मेशन हमने कैप्चर करनी है। अब हम ओपन हाउस होल्ड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ओपन हाउस होल्ड फॉर्म करें, उसको मुकम्मल करें। देन अब जितने बच्चे आपने उसमें बताए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि 4 बच्चे हमने बताए हैं, तो उन 4 बच्चों को एनरोल करें। इस सीक्वेंस को फॉलो करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सोशल इकनॉमिक स्टेटस हम एंटर करते हैं ओपन हाउस होल्ड फॉर्म पर क्लिक करके। सबसे पहला सवाल है कि घराने की मादरी ज़बान क्या है। हमने सेलेक्ट किया बलोची। आपके घर की मालकाना हैसियत क्या है, अपना है, किराए का है। हमने सेलेक्ट किया अपना है। उसके बाद सवाल है आपके घर में पीने के पानी का सबसे अहम ज़रिया क्या है। अच्छा, यहाँ पानी के पीने के अहम ज़राए को कैटेगराइज कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी के पानी के कनेक्शंस, गहरा कुआं, पानी का चश्मा और पैकेज वाटर को। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जी घर में नल का है जो कि पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या आप पानी को महफूज बनाने के लिए कोई कदम उठाते हैं। यहाँ अगर हम हाँ करेंगे तो फिर हमसे अगला सवाल पूछा जाएगा कि अमूमन आप पीने के पानी को महफूज बनाने के लिए क्या करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो ज़ाहिर है कि वो सवाल जो है वो हाइड हो जाएगा। ये स्किप पैटर्न है यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट हुआ है, हम इसको यहाँ पर हाँ करते हैं और हम कहते हैं कि जी SS05 में कि हम पानी को उबालते हैं। फिर SS06 में है कि खाना पकाने के लिए और दूसरे मकासद के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है उसका ज़रिया क्या है। तो हमने कहा कि वो भी घर में नल का है।
नेक्स्ट सवाल है, आपके घराने के अफराद आमतौर पर किस किस्म का बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं? ने कहा कि जी फ्लश सैवरेज के निज़ाम से मुंसलिक। इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट सवाल है SS 13 में, सबसे छोटे बच्चे का पखाना फेंकने के लिए आप क्या करते हैं? ठीक है, अगर हमने कहा कि फ्लश सैवरेज के निज़ाम से मुंसलिक है, तो फिर अगला सवाल आएगा कि बैतुल खला की सहूलत कहाँ वाक़या है? हमने कहा कि जी रिहाइश, अपनी ज़ाती रिहाइश या घर में। SS 09 है, क्या इस बैतुल खला की सहूलत को दूसरे घरानों के अफराद भी इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा कि जी हाँ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बता दूं कि SS 11 में अगर तो दूसरे घराने इस्तेमाल करते हैं और उन घरानों की तादाद जो है वो 10 से कम है। पहले हम बताएंगे कि कौन से घराने आम अवामुल नास के लिए है या दूसरे घराने इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कहा कि दूसरे घराने इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमने बताना है कि अगर उन घरानों की तादाद 10 से कम है तो फिर हमें यहाँ पर 10 से कम की तादाद बतानी होगी कि 5 है, 6 है, जितने भी हैं, ठीक है। और अगर 10 से ज़्यादा है तो फिर हम सिंपली 10 से ज़्यादा घरानों पे क्लिक कर देंगे। हमने फ़िलहाल इसको 10 से कम कर देते हैं और यहाँ पर हम कह देते हैं कि जी 5 घराने। नेक्स्ट सवाल है SS 13 पे, सबसे छोटे बच्चे का पखाना फेंकने के लिए आप क्या करते हैं? हमने कहा कि बच्चा लैट्रिन इस्तेमाल करता है। SS 14 पर सवाल है कि आपके घर में से इन अशिया में से कुछ अशिया जो है वो मौजूद हैं। ये हमने एक एक आइटम के बारे में हमने पूछना है, जिनमें है इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन। हर एक का हमने हाँ या नहीं में जवाब देना ज़रूरी है, किसी को भी आप खाली नहीं छोड़ सकते। रेफ्रिजरेटर, अलमारी, कुर्सी, रूम कूलर, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, पानी का पंप, पलंग, घड़ी, सोफ़ा, कैमरा, सिलाई मशीन, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट कनेक्शन, डिश केबल, और उसको सेव करते हैं। सेव करने पर नेक्स्ट सवाल अपीयर होगा, क्या घर के किसी फ़र्द के पास ये चीज़ें मौजूद है? आप घर के इंडिविजुअल के बारे में हमने पूछना है कि किसी के पास भी इन अशिया में से कुछ मौजूद हैं, तो हमने पूछना है कि घड़ी है या नहीं, मोबाइल, साइकिल, मोटरसाइकिल, जानवरों से चलाई जाने वाली गाड़ी, ट्रक या बस, ट्रैक्टर, मोटर के साथ कश्ती, मोटर के बगैर कश्ती। नेक्स्ट सवाल है SS 17 पे, आमतौर पर आपके घर में खाना पकाने के लिए किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल होता है? हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं कि कुदरती गैस, ठीक है जी। SS 18 में घर के फर्श बनाने में किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है? इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। अगर आप ऑब्ज़र्व कर लें तो उसको एज़ पर आपकी ऑब्जर्वेशन जो भी मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कहेंगे जी सीमेंट यूज़ हुआ हुआ है फर्श में। घर की छत में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी मवाद क्या है? तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जी छत जो है वो ईंटें हैं। घर की दीवारों में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी मवाद क्या है? तो हमने कहा कि जी सीमेंट से बने हुए ब्लॉक्स की दीवारें हैं। आपके घर में कितने कमरे सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आपने पूछना है। और हमने कहा कि जी 2 कमरे सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या इस घर में रहने वाला कोई फ़र्द ज़र ज़मीन का मालिक है? अगर है तो आप हाँ करेंगे, और अगर नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। हाँ की सूरत में आपने फिर पूछना है कि उस ज़र ज़मीन का रकबा क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको बता दूं कि अगर रकबा जो है वो कम है, 1 से कम है, यानी कि एकड़ या कनाल में 1 से कम है, तो फिर आप डेसिमल में आप लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एकड़ अगर हम लिखेंगे तो जो रकबा है, रकबा लिखने के लिए आपको ज़रूरी है कि 6 डिजिट्स में आप रकबा लिखें, यानी कि 4 डिजिट डेसिमल से पहले और 2 डिजिट डेसिमल के बाद। अगर मैं कहता हूँ कि जी 1 एकड़ है तो मैं लिखूँगा 0001 और 00। अगर मैं कहता हूँ कि जी 15 एकड़ है तो मैं शुरू में 20 और फिर 15 और फिर 00। अगर मैं कहता हूँ कि जी आधा एकड़ है तो फिर मैं लिखूँगा 00 और 50, ठीक है। 6 डिजिट में होना ज़रूरी है। और यूनिट आपने बता देना है कि एकड़ है या कनाल है। और अगर रिस्पोंडेंट को नहीं मालूम है तो फिर मालूम नहीं पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगला सवाल है SS 24 पर, क्या आप अपना माल मवेशी, जानवर या मुर्गी खाना रखते हैं? हाँ की सूरत में आपको
हर एक जानवर के बारे में बताना है। अगर कोई जानवर है तो उसकी तादाद आपने बतानी है, और अगर नहीं है तो उस खाने में उसके आगे 00 लिखना है। कहते हैं कि जी गाय 1 है, घोड़े गधे नहीं है तो 0 लिख दीजिए। बकरियां हमने कहा कि जी 3 हैं, भेड़ हमने कहा 5 हैं, मुर्गियां नहीं हैं तो 0 कर देंगे, भैंसें नहीं हैं 0 कर देंगे, ऊँट नहीं है तो 0 कर देंगे। ठीक है। क्या इस घर में मौजूद किसी फ़र्द का बैंक अकाउंट मौजूद है, हाँ या नहीं में आपने जवाब लेना है। हमने कहा कि जी हाँ, और यहाँ पर आपको SS27 में टाइम रिकॉर्ड करना है, और टाइम पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर कोई मुशाहिदा है तो आप मुशाहिदा, अपनी ऑब्जर्वेशन कोई है तो वो लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो जस्ट यहाँ पर ओके लिख कर आप सेव कर दीजिए। अच्छा, ये हमने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और उसका जो इंडिकेशन है वो ये है कि यहाँ पर आप टिक का निशान बना हुआ आ गया है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमने हाउस होल्ड का फॉर्म जो है वो मुकम्मल कर लिया है, अपना पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अब हम, अगर हमने बताए थे जैसे कि इस घर में 4 बच्चे हमने बताए थे, तो अब हम ऐड चाइल्ड करके एक एक बच्चे को एनरोल करेंगे। अच्छा जी, बच्चे हम ऐड करते हैं, ऐड अ चाइल्ड पर क्लिक करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं कि बच्चे का लाइन नंबर 1 आ रहा है, यानी कि हम पहला बच्चा ऐड करने के लिए जा रहे हैं। पहले बच्चे का नाम लेट्स सपोज है अबू बकर, जेंडर लड़का है, वालदा का नाम है शहनाज, और शहनाज की एज है 35 ईयर्स। बच्चे की तारीख़ पैदाइश है 11/1/2021। अच्छा, यहाँ पर ये बताता चलूँ कि डेट ऑफ बर्थ डालते हुए आपको दिन और महीने के डिजिट्स हैं वो 2 डिजिट में डालना ज़रूरी है, और साल को आप 4 डिजिट में एंटर करेंगे। ठीक है। जब आप बच्चे की तारीख़ पैदाइश आप माँ से पूछ के आप डाल देंगे तो उसकी एज इन मंथ्स जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी, यानी कि इस वक्त ये 16 मंथ का बच्चा है, और यानी 1 साल और 4 माह का है। ठीक है। इसको हम सेव करेंगे। ये हमने पहला बच्चा ऐड कर लिया है। बच्चे के साथ ही उसका नाम, उसकी वालदा का नाम और उसकी एज इन मंथ्स जो है आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। दूसरा बच्चा हम एनरोल करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने 4 बच्चे, क्योंकि इसमें बताया कि इस घर में 6 से 23 महीने के बच्चे हैं, तो हम चारों बच्चों को पहले एनरोल कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर आगे उनका हम इम्यूनाइजेशन स्टेटस डालेंगे। तो सेकंड बच्चा हम ऐड करेंगे, ऐड अ चाइल्ड पे क्लिक करके। लाइन नंबर 2 शो हो रहा है। सेकंड बच्चे का नाम है सुफियान अली, ये भी लड़का है, और वालदा का नाम है शहनाज, एज 35 ईयर्स, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19/5/2020। बच्चे की उम्र बन रही है 1 साल 11 माह, यानी कि 23 महीने। सेव करेंगे इसे। तीसरे बच्चे के लिए ऐड अ चाइल्ड पर दोबारा क्लिक करेंगे। लाइन नंबर 3 शो हो रहा है। तीसरी बच्ची है आयशा खालिद, लड़की है, वालदा का नाम है इरम, एज है इसकी जी 39 ईयर्स, डेट ऑफ बर्थ है 22/6/2021। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूँ कि अगर माँ को तारीख़ पैदाइश याद नहीं है तो आप यहाँ पर तारीख़ पैदाइश याद नहीं है पर जो है वो क्लिक करके, और आप नीचे फिर उस सूरत में आपको माँ से पूछ के बच्चे की एज डालनी होगी। तो अब यहाँ पर अगर माँ कहती है कि जी बच्ची जो है वो 11 माह की है, तो साल में आप 0
लिखेंगे और यहाँ पर आप महीनों में आप 11 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर माँ को डेट ऑफ बर्थ याद है और आप तारीख़ पैदाइश बच्चे की लिखेंगे तो यहाँ पर एज नीचे CB04 में खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आ जाती है, ठीक है। इस कंडीशन में क्योंकि माँ को याद नहीं था कि तारीख़ पैदाइश बच्चे की क्या है, तो हमने तारीख़ पैदाइश याद नहीं पर क्लिक किया और नीचे हमने एज डाल दी है। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारी तीसरी बच्ची जो इस गर्मी थी वो ऐड हो गई है। अब हम चौथी बच्ची या बच्चा जो भी है उसको हम ऐड करेंगे। ऐड अ चाइल्ड पर क्लिक करके चौथे बच्चे का नाम है जी ज़हरा यास्मीन। और ये भी लड़की है। वालदा का नाम इरम। मदर की एज 39 और तारीख़ पैदाइश है बच्चे की 22/6/2021, 10 महीने, ठीक है जी। जैसे ही आपने 4 बच्चे ऐड कर लिए, ऊपर आपको स्टेटस शो हो रहा है यहाँ पर 0 of 4 कंप्लीटेड, यानी कि 4 बच्चे आपने एनरोल कर दिए हैं लेकिन अभी कंप्लीट उसमें से कोई नहीं है। कंप्लीट करने के लिए हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे और इसका जाके इम्यूनाइजेशन स्टेटस एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बता दूँ कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पर किसी बच्चे की इंफॉर्मेशन में, जेंडर में या डेट ऑफ बर्थ में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ इसको दुरुस्त कर सकते हैं। उसका दुरुस्त करने का तरीका ये है कि आप उसको प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करेंगे और ये दोबारा एडिट मोड में खुल जाएगा उस बच्चे की इंफॉर्मेशन, और जो भी आप उसको एडिट करना चाहें, ठीक है, उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से होल्ड करके रखिए, ठीक है। सेव किया आपने। अब हम डालते हैं इसके इम्यूनाइजेशन स्टेटस 1 by 1। हम पहले बच्चे पे सिंपल क्लिक करेंगे, आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, मौजूदा वक्त का सिलेक्ट करेंगे वक्त को, और बच्चे की नाम, उसका नाम, बच्चे का नाम और लाइन नंबर यहाँ अपीयर हो रहा है। बच्चे के साथ जवाबदहिंदा का रिश्ता मैंने कहा कि जी वालदा है। इंटरव्यू के लिए हम परमिशन लेंगे, इस बच्चे के इंटरव्यू के लिए माँ से या जो भी रिस्पोंडेंट होगा उससे हम इजाज़त तलब करेंगे। इजाज़त मिल गई है। अब हम पूछेंगे कि जो भी रिस्पोंडेंट है उसकी तालीम क्या है। अगर तो वो स्कूल गया है, उसकी स्कूलिंग हुई हुई है, तो जितने ईयर भी उसकी स्कूलिंग है उस पर उसके मुताबिक हम नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। सपोज हम कहते हैं कि जी 12 क्लासेस तक जो है वो माँ ने तालीम हासिल की है। अच्छा, इस सूरत में कि अगर माँ ने या बाप ने उसकी स्कूलिंग हुई हुई है तो उस सूरत में हम मज़हबी तालीम जो है वो एंटर नहीं करेंगे। लेकिन सपोज़ अगर माँ कहती है कि नहीं जी हम इलिटरेट हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गई हूँ, तो उस सूरत में आप यहाँ पर 77 एंटर करेंगे। 77 है इलिटरेट का कोड। और फिर मज़हबी तालीम में अगर माँ कहती है कि हाँ मैंने कुरान पाक पढ़ा है, मैं मस्जिद गई हूँ या किसी भी से तालीम हासिल की है, मज़हबी तालीम हासिल की है, तो उस सूरत में मज़हबी तालीम का हम कोड 88 लिखेंगे, ठीक है। अब हम बाप की तालीम पूछते हैं तो बाप की तालीम जो है हमें पता चला कि जी मैट्रिक है, ठीक है। तो हम मैट्रिक एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम सेव का बटन क्लिक करेंगे जी। अब हम आ गए अगले सेक्शन पे। IM01 पे सवाल है कि क्या बच्चे के लिए आपके पास कभी किसी सरकारी या मरकज़ी सेहत से मिला हुआ हिफाजती टीकों का कार्ड मौजूद था जिसमें हिफाजती टीकों का इंदराज मौजूद हो। जी हाँ, कार्ड मौजूद है। हमने हाँ पे क्लिक किया है। अगर हाँ तो बराए मेहरबानी क्या इसे देख सकते हैं, कार्ड माँ ने आपको। अच्छा, यहाँ पर बेहतर यही है कि जब आप इंटरव्यू शुरू करें तो शुरू में ही माँ से जो भी एलिजिबल चाइल्ड हैं, अगर उस घर में 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो उनके इम्यूनाइजेशन कार्ड जो है वो पहले ही माँ को कह के मंगवा लें, ताकि यहाँ पर इस स्टेज पर आकर आपको वेट ना करना पड़े। हमने कहा कि जी कार्ड हमने देख लिया है, ठीक है। कार्ड के मुताबिक हम जो अब कार्ड पे जो अबू बकर की डेट हमने देखी है, तारीख़ पैदाइश, वो भी 11/1/2021 है। तो हम कार्ड से देखकर यहाँ पर दोबारा डेट का इंदराज करेंगे, तारीख़ पैदाइश का।
ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तारीख का जब हम इंदराज करेंगे तो ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये रेड कलर में एक्चुअली ये आपकी बच्चे की एज है, जो कि माँ ने तारीख़ पैदाइश बताई थी उसके मुताबिक जो कैलकुलेट हुई हुई एज थी वो यहाँ पर आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। और कार्ड के मुताबिक जो डेट कैलकुलेट हो रही है वो आपको यहाँ पर ग्रे कलर में नज़र आ रही है एज इन मंथ्स की सूरत में। ठीक है। तो यहाँ हमने कार्ड की पिक्चर भी लेनी है। कार्ड की पिक्चर हमने फ्रंट और बैक दोनों लेनी है। फ्रंट फ़ोटो वो कार्ड का ऐसा वो कहलाता है जिसमें कि बच्चे के पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं, जिसमें बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और बच्चे का वालिद का नाम और एड्रेस वगैरह है। उस पेज को हम फ्रंट फ़ोटो कहते हैं। तो हम पिक्चर लेते हैं कार्ड की, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट। ठीक है। इसी तरह बैक फ़ोटो हम लेंगे बच्चे का, बच्चे के कार्ड का। टेक बैक फ़ोटो पे क्लिक करें और कार्ड का वो हिस्सा जिसमें कि वैक्सीन्स का इंदराज है उसकी हम पिक्चर ले लेंगे। स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और एक्सेप्ट करें। ठीक है। इसके बाद हम कार्ड से देखकर जो भी वैक्सीन्स हैं उनके वैक्सीन का इंदराज करेंगे कार्ड के मुताबिक। हम कहते हैं कि जी बच्चे की जो वैक्सीन जो पैदाइश पर लगाई जाती है वो पैदाइश के वक्त ही लगा दी गई थी। बच्चे की तारीख़ पैदाइश 11/21 है और कार्ड पर भी अब कर जो BCG है वो 11/21 को ही लगी हुई है। तो हम यहाँ पर 11/21 डालेंगे। ठीक है। अच्छा, जब अगर हम बर्थ की वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जी पैदाइश पे जितनी भी वैक्सीन थी वो उस बच्चे को एक ही बार लग गई हैं, यानी कि सेम डेट पर लगी हैं। अगर बाकी वैक्सीन भी सेम डेट पर लगी हुई हैं तो हमें बार बार जो है वो डेट सेम डेट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट सेम एज़ अबव पे क्लिक कर देंगे तो जो डेट ऊपर हमने पहली वैक्सीन की डाली हुई है वो वैक्सीन की डेट जो है वो नीचे उसी तरह से कॉपी हो जाएगी। ठीक है। पोलियो के कतरे अब जो छठे हफ्ते पे जो वैक्सीन है उसका इंतज़ार करेंगे हम कार्ड से देखकर, कार्ड के मुताबिक। ठीक है। और हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि जी कार्ड पे बच्चे की जो वैक्सीन लगी हुई है 6 हफ्ते पे वो है 15/2/2021 में। ठीक है। और इस पर भी यही है कि सेम डेट पर सारी वैक्सीन लगा दी गई 6 हफ्ते की। तो हमने सेम एज अबव पे क्लिक कर दिया। 10 हफ्ते पे जो वैक्सीन है वो हमने देखा कार्ड पर लिखी हुई है 21 और 2021 और पेंटा 2 और PCV2 भी उसी डेट पर लिखी हुई है। लेकिन जो रोटा वायरस की वैक्सीन है वो हम देख रहे हैं कि कार्ड पर जो है वो 6 दिन बाद लगी है, जो कि पॉसिबल है कि हो सकता है उस दिन रोटा वैक्सीन जो अगर अवेलेबल ना हो तो उसकी डेट डिफरेंट हो सकती है। तो अगर डेट डिफरेंट है तो हम यहाँ पर सेम एज अबव नहीं करेंगे, बल्कि जो भी डेट कार्ड पर लिखी हुई है उस डेट का यहाँ पर इंतराज कर देंगे। हम कहते हैं कि जी 26/5/2021 को रोटा वायरस की वैक्सीन लगी है। 14 से कहते हैं कि 17/2021 को लगी है और सारी वैक्सीन जो है वो सेम डेट पर लग गई हैं। तो हम लैपटॉप पे क्लिक करके उसको नीचे कॉपी कर देंगे। ठीक है। 9वें महीने पे जो वैक्सीन लगी है बच्चों को मीजल्स की, तो वो हम देख रहे हैं कि जी कहाँ पर लगी हुई है 5/10/21 को लगी है। ठीक है। और IPV का टीका भी
सेम डेट को लगा है तो आप सेम एज अबव कर देंगे। और टाइफाइड का टीका जो है वो हम कह रहे हैं कि जी ये 10 तारीख को लगा है, तो यहाँ पर 10 20 यानी कि जिस तरह से भी डेट कार्ड पे लिखी गई हमने उसी तरह से यहाँ पर कार्ड से देखते हुए डेट्स का इंदराज कर देना है वैक्सीन के सामने, ठीक है। 15 मंथ पे हम कहते हैं कि जी कार्ड पर जो तारीख है उसका इंदराज नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इस सूरत में कि अगर किसी वैक्सीन का इंदराज कार्ड पर नहीं है, कार्ड डेट की बजाय बिल्कुल ब्लैंक है वहाँ पर वो जगह, तो हमने इस सूरत में माँ से पूछना है कि इस बच्चे को ये वैक्सीन लगी है या नहीं लगी। अगर तो माँ कहती है कि ये वैक्सीन लगी है तो उसके लिए यहाँ पर कोड दिया हुआ है, ऊपर कोड 66 लगा देना है। और अगर माँ कहती है कि जी वैक्सीन नहीं लगी है तो यहाँ पर हम 97 कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कोड आपको याद होने चाहिए कि अगर तारीख वाक़ई नहीं है, समटाइम वैक्सीनेटर जो है वो डेट इस तरह से लिखती है कि वो पढ़ने में नहीं आ रही होती, तो उस सूरत में वहाँ यहाँ आपको डे के कॉलम में उस पर्टिकुलर वैक्सीन की डेट के सामने 44 लिख देना है। अच्छा, समटाइम ये भी होता है कि वैक्सीनेटर बजाय ये कि डेट्स का इंदराज करे कार्ड के ऊपर, वो टिक का निशान लगा देती है। तो ऐसी सूरत में आपको डे के कॉलम में जिस वैक्सीन के सामने भी टिक का निशान है वहाँ पर आपने 88 लिख देना है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने नीचे बताया कि अगर वैक्सीन का इंदराज नहीं है, तारीख नहीं लिखी हुई है, बिल्कुल ब्लैंक है एरिया उस वैक्सीन के सामने और कोई टिक का निशान भी नहीं है, तो उस सूरत में आपने माँ से पूछना है। अगर माँ तस्दीक करती है कि हाँ ये बच्चे को वैक्सीन लगी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि जिस दिन बच्चे को वो वैक्सीन लगी माँ उस दिन कार्ड लेकर जाना भूल गई, तो अगर माँ तस्दीक कर देती है कि वैक्सीन लगी भी है तो उस सूरत में हमने डे के कॉलम में उस वैक्सीन के सामने 66 का इंदराज कर देना है। और अगर माँ कहती है कि जी नहीं ये वैक्सीन नहीं लगी है तो फिर हमने 97 डाल देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर मीजल्स 2 के सामने हमने डाल दिया, ठीक है। सेव कर देंगे। अब अगला सवाल है कि बच्चे को जो हिफाजती टीके लगाए जाते हैं ये आमतौर पर आप कहाँ से लगाते हैं, ठीक है। तो हमने जवाब मिला कि सरकारी मरकज़ सेहत से लगाते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, सरकारी मरकज़ सेहत है, प्राइवेट मरकज़ सेहत है या सरकारी आउटरीच सर्विस है, ठीक है। अगला सवाल है कि क्या आप बराए मेहरबानी बता सकती हैं कि मरकज़ सेहत कहाँ वाक़ है, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि इसी याद है कि 10 किलोमीटर के अंदर है या ज़िला या शहर के अंदर है या शहर से बाहर है। तो हमें जवाब इसमें मिल रहा है कि जी इसी याद है कि 10 किलोमीटर के अंदर है, तो हम जो भी आपको रिस्पोंडेंट जवाब देगा उसके मुताबिक आप इसकी सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है क्या बच्चे को कभी कौमी मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलवाए गए हैं। माँ कहती है कि जी हाँ पिलवाए गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा इस बात का ख्याल करना है कि नॉर्मली जब माँ से ये पूछा जाता है कि जी जो कौमी मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं तो आपने पोलियो के कतरे कितनी बार पिलाए हैं, तो जब आप उसको कहते हैं कि कितनी बार पिलाए हैं तो माँ जो है वो ऐसे ही आपको जवाब दे देती है कि बस मुझे नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है कि कितनी बार पिलाए हैं। तो डेटा कलेक्टर को यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉप करना है। ऐसा नहीं है कि माँ ने अगर कहा कि मालूम नहीं है तो आप फ़ौरन झट से जो है वो मालूम नहीं पर क्लिक कर दें, चेक का निशान लगा दें, बल्कि आप कोशिश करें कि माँ से ये मालूम करने की कोशिश करें कि कितनी बार लगवाए हैं। अगर बच्चे की एज के मुताबिक आप उसको बता सकती हैं कि अगर बच्चे की एज 1 साल है या 2 साल होने को है तो इतनी दफ़ा आपके इलाके में जो है वो पोलियो की मुहिम हुई होगी। तो आप पूछ सकती हैं कि क्या हर दफ़ा आप कतरे पिलाती हैं या कभी कभार मिस हो गया है। अगर मिस हो गया है तो कितनी बार ऐसा हुआ कि आप घर पे नहीं थी या किसी भी वजह से आपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए। तो उस जवाब की सूरत में आपको जो भी माँ बताती है कि इतनी दफ़ा नहीं पिलाए तो उसके मुताबिक आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो लिखना ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि आप माँ से प्रॉब्लम करें और यहाँ पर नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो आप आइडेंटिफाई करके लिखें, बजाय इसके कि आप मालूम नहीं है पर क्लिक कर दें, ठीक है जी। हमें पता चला कि जी बच्चे को 10 दफ़ा पोलियो के कतरे मुहिम के दौरान पिलाए गए। अच्छा, अब पूछना है कि क्या बच्चे को गुज़िश्ता जो कौमी मुहिम हुई है उसके दौरान पोलियो के कतरे पिलाए गए, यानी कि जो रिसेंटली हुई है मुहिम उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो हमें पता चला कि जी हाँ पिलाए गए हैं। अच्छा, अब बच्चे का BCG का स्कार चेक करना है। अगर तो बच्चा घर पे मौजूद है तो
तो बच्चे का स्कार चेक कीजिए, निशान चेक कीजिए BCG का। और अगर बच्चा मौजूद नहीं है तो आप बच्चा मौजूद नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, या किसी भी सूरत में अगर माँ जो है वो मुशाहिदा नहीं करने देती है बच्चे का निशान स्कार के लिए, तो आप मुशाहिदे से मना कर दिया का ऑप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर कहा कि जी हमने बच्चे को चेक किया और निशान मौजूद है, ठीक है। अगर कोई मुशाहिदा है यानी कि कहाँ पर कोई गलती हुई है या कोई और मुशाहिदा है आपका इस बच्चे के इंटरव्यू के हवाले से, तो आप उसका यहाँ पर इंदराज कर सकते हैं, वरना आप सेव का बटन क्लिक करके इस बच्चे का इंटरव्यू यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे के इंटरव्यू के बारे में ये स्टेटस है कि बच्चे का इंटरव्यू जो है वो मुकम्मल हुआ है या जल्दी तौर पर मुकम्मल है या इनकार कर दिया, जो भी आपके पास उस वक्त सूरत हाल होगी उसके मुताबिक आपको तो सिलेक्ट करना है। लेकिन इस वक्त हमने बच्चे का इंटरव्यू जो वो मुकम्मल किया है, तमाम इम्यूनाइजेशन का सेक्शन हमने पूछ लिया है और तमाम सवाल के जवाब हमें मिल गए हैं, तो हम यहाँ पर मुकम्मल का ऑप्शन लेंगे और इसको सेव कर देंगे। जिस बच्चे का इम्यूनाइजेशन स्टेटस आप एंटर कर लेंगे वहाँ पर ग्रीन कलर का ऊपर निशान आ जाएगा और यहाँ चिल्ड्रन 1 of 4 जैसे आप लिख रहे हैं कंप्लीटेड लिखा हुआ है, यानी कि एक बच्चे का इम्यूनाइजेशन स्टेटस का हमने वो मुकम्मल कर लिया है। अब बाकी 3 बच्चों का हम इम्यूनाइजेशन स्टेटस की इंदराज करेंगे। आइए अब हम दूसरे बच्चे का इम्यूनाइजेशन सेक्शन हम एंटर करते हैं। दूसरा बच्चा है जी सुफियान अली। सुफियान अली पर हम क्लिक करेंगे। आज की तारीख सेलेक्ट करेंगे और इंटरव्यू का टाइम और बच्चे के साथ जवाब देने का रिश्ता। हमने कहा जी वालदा है, इजाज़त मिल गई है। मुकम्मल करदा तालीम जो है ख़ातून की, वो हम कहते हैं कि जी इलिटरेट है और मजहबी तालीम हासिल की है तो एजुकेट आ जाएगा, और वालिद की तालीम जो है वो इंटरमीडिएट है। सेव करेंगे। अगला सवाल है क्या हम आपके पास क्या आपके बच्चे के जो इम्यूनाइजेशन कार्ड है आपके पास मौजूद है? तो हमने कहा कि जी हाँ कार्ड मौजूद है और कार्ड हमने देख लिया है। क्लिक करेंगे देख लिया पर। उसके बाद कार्ड से हम बच्चे की तारीख़ पैदाइश एंटर करेंगे। बच्चे की तारीख़ पैदाइश कार्ड के मुताबिक है 19/5/2020 और 5/2020, तो ये बनती है 23 माह बच्चे की कार्ड के मुताबिक उम्र। कार्ड की पिक्चर लेंगे हम, फ्रंट फ़ोटो। एक्सेप्ट करेंगे इसे और इसी तरह बैक फ़ोटो लेंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन का इंदराज है कार्ड पे। इसके बाद हम कार्ड से देखते हुए बच्चे की वैक्सीन्स का इंदराज करेंगे। अच्छा, इस दफ़ा हम जो थोड़ी सी डेट्स में मिस्टेक्स करके देखते हैं कि अगर हम तारीख़ों के इंदराज में कोई गलती करते हैं तो एप्लीकेशन हमारे साथ किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से मैसेज प्रॉम्प्ट करती है एरर पे। तो ये देखने के लिए हम थोड़ी सी डेट्स को गलत एंटर करके देखते हैं। तारीख़ पैदाइश है बच्चे की 19/5/2020 और हम कहते हैं कि जी 19/5/2020 को ही बच्चे को जो पैदाइशी वैक्सीन है वो लगी है। 19/5/2020 हमने कर दिया। सेम डेट पे लगी है वो सेम एज वक्त कर देंगे। और यहाँ पर लगी है 19 सेम डेट पे 19/5/2020 पे, तो 19/5/2020 ही हम कर देते हैं, ठीक है। अगली वैक्सीन जो 6 वीक की है वो हम कहते हैं कि जी 20/7/2020 को लगी है, ठीक है। लेकिन मिस्टेक से हमसे मिस्टेक हो गई, डेटा कलेक्टर से भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये गलती से 01 टाइप कर दिया है यहाँ पर, तो क्या होगा हम बाद में देखते हैं, ठीक है। और 2020 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने कहा कि जी ये 20/7/2020 को, और ये भी सेम डेट पे लगी है, ठीक है।
10वें हफ्ते की वैक्सीन जो है वो हम कहते हैं कि जी ये 20/6 को, हालांकि 20/8 को लगी लेकिन हम 20/6 को इसको कर देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है मिस्टेक की सूरत में। ठीक है, इसको भी 20/6 कर दीजिए, सेम सबब कर दिया हमने। 14 वीक की जो वैक्सीन लगी है वो हम कहते हैं कि जी हमें लगी है, बच्चे को वैक्सीन लगी है 11/2020 सेम डेट्स पे लगी हैं। अलबत्ता IPV का इंजेक्शन जो है वो बच्चे को 14 वीक की बजाय 1 हफ्ता बाद में लगा है, तो हम कहते हैं कि जी ये 18/8/2020 को लगा है। ठीक है, 10 हफ्ते की जो 9 मंथ की जो मीजल्स हैं वो लग रही हैं बच्चे को 23/2/2021 को। अच्छा, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर लेता हूँ कि मैं 2024 टाइप कर लेता हूँ, देखते हैं कि ऐसी सूरत में क्या होता है। 2021 के बजाय मैंने 2024 कर दिया। ठीक है, 23/2/2021 को लगी है। ठीक है, सेम एज अबव कर दिया, सेम डेट पे लगी है। और मीजल जो 15 माह पे लगती है वो लगी है बच्चे को 14 मई 2021 को। ठीक है, हमने अपनी वैक्सीनेशन का इंदराज मुकम्मल कर लिया है कार्ड से देखते हुए। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऐप जो है वो क्या क्या चीज़ें वैलिडेट करती है इस इंफॉर्मेशन के इंदराज के बाद जब आप सेव का बटन क्लिक करते हैं। सबसे पहले ऐप चेक करती है कि आपने जो तारीखों का इंदराज किया है उनका पैटर्न क्या है। पैटर्न से मुराद ये है कि दिन और महीना जो है वो 2 डिजिट में होना ज़रूरी है और ईयर जो है वो 4 डिजिट में होना ज़रूरी है। उसके बाद ऐप चेक करती है कि कोई डेट जो है वो आज की डेट से आगे की तो नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने 2024 एंटर कर दिया है इसमें। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ जो चेक करती है ऐप वो ये चेक करती है कि तमाम वैक्सीन जो हैं वो पैदाइश से के बाद ही लगी हैं। बर्थ की वैक्सीन जो है वो पैदाइश की डेट के साथ सेम हो सकती हैं, लेकिन पैदाइश की डेट से पीछे नहीं हो सकती। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट राउंड की वैक्सीन जो है वो पिछले राउंड की डेट से पीछे की नहीं हो सकती। तो ये सारी वैलिडेशन आपके जहन में होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो ऐप वैलिडेट करती है जब आप सेव का बटन प्रेस करते हैं, ताकि जब आपको ऐप कोई एरर दे तो आपको पता हो कि क्या मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब हम सेव का बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले पैटर्न चेक किया, नो मैच टू पैटर्न। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा कि दिन और महीना 2 डिजिट में होना चाहिए, यहाँ हमने गलती से 1 डिजिट में लिख दिया, तो हम इसको रिमूव करके करेक्ट करेंगे 07। अच्छा, अगर हमने ऊपर करेक्ट कर दिया है और नीचे भी हमने सेम गलती अगर की है तो उसका दुरुस्त करने के 2 तरीके हैं। या तो हम उस पर जाके इंडिविजुअल जो भी मिस्टेक है उसको जाके हम उसको करेक्ट करें, या फिर ये है कि सेम एज अबव के बटन को 2 दफ़ा हम प्रेस कर दें, एक दफ़ा डिसेबल कर दें और दोबारा इनेबल कर दें, तो जो हमारी ऊपर करेक्शन हुई है वो करेक्शन नीचे भी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम सेव का बटन प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, हमने कहा कि रेंज जो है वो 2022 से ऊपर चली गई है। ठीक है, तो हमने कहा कि जिसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। ये है 2021, ये भी हमने करेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या है। अच्छा, इनवैलिड डेट पोलियो के कतरे OPV1 6 हफ्ते पर। ठीक है, इसमें गलती है। इसमें क्या गलती है कि देखिए, हमने कहा कि 20/1/2020 को हमने 6 मंथ की वैक्सीन जो है 6 वीक की वैक्सीन दे दी है, जबकि बच्चे की तारीख़ पैदाइश जो है वो 19/5/2020 है, तो पैदाइश से पहले तो नहीं लग सकती। तो इसको हम ठीक करेंगे। ये एक्चुअली 7 था जो कि हमसे गलती हुई, हमने इसको 7 कर दिया। अच्छा, यहाँ एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि डेटा कलेक्टर से ही गलती हो। बहुत रेयर होता है ऐसा कि कार्ड पर ही तारीख जो है वो गलत लिखी हुई होती है, वैक्सीनेटर से ही तारीख के इंदराज में गलती हो जाती है, जो कि पॉसिबल है। तो ऐसी सूरत में डेटा कलेक्टर ने कार्ड की तारीख को दुरुस्त नहीं करना है, बल्कि हमने जैसे कि कहा कि जैसे ही
जिस तरह भी तारीख जो है वो कार्ड पर जिस तरह से इंदराज हुआ है, चाहे वो गलत है या सही है, हमने एज इट इज़ तारीख़ों का इंदराज जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन पे कर देना है। अब जाहिर है कि अगर यहाँ पर वैक्सीनेटर ने गलत किया हुआ था कि 07 की जगह उसने 1 लिखा हुआ था, तो इसको वैक्सीनेटर का काम नहीं है कि गलत करे। ऐसी सूरत में फिर ये आगे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये गलती जो है वो कार्ड पर ही इस तरह से है, वैक्सीनेटर से ही ये गलती हुई है कि ये हमारी गलती नहीं है, तो हम इसको गलती को दुरुस्त नहीं करेंगे, 1 को 7 नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर टिक का निशान लगा देंगे। लेकिन अगर डेटा कलेक्टर की गलती है तो फिर इस 1 को 7 हम कर देंगे, ठीक है। इस वक्त क्योंकि डेटा कलेक्टर की गलती थी तो हमने इसको 1 को 7 कर दिया। अब हम सेव करते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक भी है हमारी 20/6 हमने की जी। अब ये देखिए कि ये हमने जो 6 वीक की वैक्सीन है वो 20/7 को लग रही है, और 10 हफ्ते की वैक्सीन जो है वो हमने लगा दी है 20/6 को लगा दी है, जो कि गलत है, ठीक है। तो हम इसको भी सही करते हैं। ये हमारी हो गई है, हम कहते हैं कि जी ये 7 यानी कि जुलाई को लगी है 20/7 को, तो हम इसको दुरुस्त कर देते हैं, ठीक है। जब तमाम तारीखें जो है वो ठीक होंगी, पैटर्न सही होगा, कोई डेट जो है वो आज की डेट से आगे की नहीं होगी, कोई वैक्सीन की डेट बर्थ से पीछे की नहीं होगी, ठीक है, तो उस सूरत में ये सक्सेसफुली इसको सेव कर देगा। अच्छा, ये हमने एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का इंदराज नहीं किया, कोई भी वैक्सीन की तारीख जो है वो ब्लैंक नहीं जाएगी, ठीक है। ये हमने देखें बराबर सेम कर दिया है, तो सेम भी जो है वो नहीं हो सकती है, तो इसको हम कर देते हैं। ये वैक्सीन हमने कर दी जून, कार्ड के मुताबिक हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये 20/6 को लगी थी और ये 20/7 को लगी हैं, ठीक है। यहाँ पर गलतियाँ करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको दिखा सकूँ मैं कि किस तरीके से ऐप जो है वो आपको आपकी एरर जो है वो आइडेंटिफाई करेगी और आपने उसकी करेक्शन जो है वो किस तरह करनी है। फिर बता दूं कि जिस तरह से कार्ड पर तारीखें लिखी होंगी आपने उसी तरह से जो है वो कार्ड की तारीखों का इंदराज यहाँ पर एज इट इज़ कर देना है, ठीक है। सेव कीजिए। अब आ गए हैं हम अगले सवाल पर, IM 23 पर, कि बच्चे को आमतौर पर फांसी टीके कहाँ से लगवाते हैं। हमने कहा कि जी सरकारी मरकज़ सेहत से लगवाते हैं। ये मरकज़ सेहत कहाँ वाक़या है, ज़िला या शहर के अंदर है। बच्चे को कभी पोलियो मुहिम के दौरान कतरे पिलाए गए हैं। हमने कहा कि जी हाँ पिलाए गए हैं। कितनी दफ़ा पिलाए गए हैं, हमने कहा कि जी 20 दफ़ा पिलाए गए हैं। जैसे पीछे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत है, पिछले बच्चे के ऊपर मैं इस पर डिटेल से गुफ्तगू कर चुका हूँ, ठीक है। क्या बच्चे को गुज़िश्ता पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं, जी हाँ पिलाए गए हैं। निशान मौजूद है, BCG का निशान चेक करना है, जी हाँ निशान मौजूद है, और उसको हम सेव कर देंगे। और इंटरव्यू क्योंकि हमारा ये मुकम्मल हुआ है, इस बच्चे के तमाम हमने इम्यूनाइजेशन स्टेटस एंटर कर लिया है, तो इसको हम मुकम्मल सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रन 2 of 4 कम्प्लीटेड, 4 बच्चे थे, 4 में से 2 का इम्यूनाइजेशन सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये अगले बच्चे का इम्यूनाइजेशन सेक्शन हम एंटर करते हैं। अगली बच्चे है हमारे पास आयशा खालिद। क्लिक करेंगे हम आयशा खालिद पे, आज की तारीख सेलेक्ट करेंगे, टाइम सेलेक्ट करेंगे, और हम कह रहे हैं कि बच्चे के साथ जवाबदेहिंदा का रिश्ता जो है वो वालदा है। इजाज़त मिल गई है। मुकम्मल तालीम जो है वो आयशा की वालदा की मैट्रिक है, और जो फादर है वो भी मैट्रिक है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर स्कूलिंग हुई भी है वालदा की और वालिद की, तो ऐसी सूरत में मजहबी तालीम पे कुछ भी एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। सेव किया। अच्छा, इससे पहले हमने जो 2 बच्चों का इम्यूनाइजेशन सेक्शन हमने एंटर किया है, उसमें हमने कार्ड से एंटर किया है, यानी कि कार्ड उनका मौजूद था। लेकिन इस सिनेरियो में हम इस बच्चे के साथ करते ही हैं कि हम ये देखते हैं कि कार्ड अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि जी कार्ड जो है वो था,
है कार्ड, लेकिन हमने कार्ड देखा नहीं है, ठीक है। माँ ने कहा कि जी कार्ड तो है लेकिन इस वक्त नहीं मिल रहा है, कहीं गुम हो गया है। तो हमने फिर जब कहा कि कार्ड नहीं देखा, तो उसके बाद फिर कार्ड ना देखने के रीज़न्स हमसे पूछे जाएंगे। तो हमने उसमें रीज़न्स हैं, कार्ड इस वक्त मिल नहीं रहा, कार्ड गुम हो गया है, कार्ड मरकज़ सेहत में वैक्सीनेटर के पास जमा है। तो हमने कहा कि जी कार्ड गुम हो गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने कार्ड गुम हो गया है सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, जब कार्ड नहीं है तो हम जाहिर है कि कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे, ना ही तो कार्ड की पिक्चर हम ले सकते हैं, ना ही तारीख़ पैदाइश कार्ड से एंटर कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे वैक्सीनेशन पर और बच्चे की माँ से जो है हम उससे रिकॉल पे सवाल पूछेंगे बच्चे के इम्यूनाइजेशन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, हम पहले पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे को कभी कोई वैक्सीन लगी है जो इसे बीमारियों से बचा सके, ठीक है। तो मदर ने कहा कि जी हाँ वैक्सीन तो लगी है। तो हमने फिर 1 बाय 1 जो बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स पर, उनके बारे में हमने पूछना है। BCG के बारे में हमने पूछना है कि जी बच्चे को BCG की वैक्सीन लगी है, ठीक है। उस पर प्रॉप करना है कि BCG के बारे में बताना है कि BCG क्या है, किस तरह से बचाती है और उसका निशान कहाँ होता है, ठीक है। तो उस पर माँ ने कहा कि जी हाँ BCG की वैक्सीन लगी है, हाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फिर हमने कहा OPV के बारे में कि क्या बच्चे को OPV मुँह के ज़रिए दी जाने वाले पोलियो के कतरे भी पिलवाए गए हैं। तो हमें पता चला कि जी माँ ने कहा हाँ पिलवाए गए हैं। जब हमने पूछा कि कितनी बार पिलाए गए हैं, तो हमें माँ ने कहा कि जी 3 दफ़ा पिलाए गए हैं। अच्छा, यहाँ हम पूछ रहे हैं OPV 0 के बारे में कि क्या पहली बार जब बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए गए थे तो क्या वो 2 हफ्ते के अंदर पिलाए गए थे। माँ ने कहा कि जी हाँ 2 हफ्ते के अंदर ही पिलाए गए थे, ठीक है। फिर हमने हेपेटाइटिस B की वैक्सीन के बारे में पूछना है कि क्या बच्चे को हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लगी है। माँ से जवाब मिलता है हाँ, ठीक है। जो भी जवाब होगा उसके मुताबिक आपने यहाँ पर सिलेक्शन करनी है, ठीक है। अगला सवाल है IM14, क्या बच्चे को पेंटावैलेंट का इंजेक्शन लगा है। ये इंजेक्शन है जो कि रान पर लगाया जाता है। जवाब मिला कि जी हाँ लगा है, और पूछने पे पता चला कि कितनी बार लगा है, तो माँ ने कहा कि जी ये 2 दफ़ा लगा है, ठीक है। PCV के बारे में पूछें बच्चे की माँ से, तो बच्चे की माँ ने कहा कि जी हाँ PCV भी लगी है और ये भी 2 दफ़ा लगी है। बच्चे को रोटा वायरस की वैक्सीन लगी है, उनके कतरे पिलाए गए हैं। तो माँ ने जवाब दिया कि जी हाँ पिलाए गए हैं। कितनी बार पिलाए गए हैं, माँ ने कहा कि जी 2 दफ़ा पिलाए गए हैं। अब हमने पूछना है IPV के बारे में कि क्या बच्चे को IPV का इंजेक्शन लगा है। तो माँ ने कहा कि जी हाँ लगा है और ये 1 बार लगा है, ठीक है। तो हम 1 यहाँ पर एंटर कर देंगे। क्या बच्चे को कभी खसरा का टीका लगा है, जो कि 9 माह की उम्र पे लगाया जाता है बाजू पर। तो माँ ने कहा कि जी हाँ लगा है, और कितनी बार लगा है पे पूछने पे जवाब मिला कि जी ये 1 बार लगा है, ठीक है। टाइफाइड का इंजेक्शन माँ से पूछेंगे, तो माँ ने कहा कि जी हाँ टाइफाइड का इंजेक्शन जो है वो लगा है, ठीक है। अगला सवाल है फिर वही IM23 के, ठीक है, आपने जो वैक्सीन करवाई हैं वो कहाँ से करवाई हैं, ज़्यादातर कहाँ से करवाते हैं। तो जवाब मिलता है कि जी सरकारी मरकज़ सेहत से। हम सरकारी मरकज़ सेहत सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर वो प्राइवेट मरकज़ सेहत से ज़्यादातर करवाते हैं तो फिर प्राइवेट मरकज़ सेहत, या फिर अगर सरकारी आउटरीच सर्विस से करवाते हैं तो अकॉर्डिंगली हम उसका जो भी जवाब होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर उस सर्विस के बारे में पूछेंगे कि वो मरकज़ सेहत कहाँ वाक़ है। तो हमें जवाब मिला कि जी ज़िला या शहर से बाहर है, ठीक है। क्या बच्चे को कौमी मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। जी हाँ पिलाए गए हैं। कितनी बार पिलाए गए हैं, हमें कहा कि जी जवाब मिला कि 8 दफ़ा पिलाए गए हैं, ठीक है। गुज़िश्ता मुहिम के दौरान कतरे पिलाए गए। तो माँ ने कहा कि जी हाँ गुज़िश्ता मुहिम के दौरान भी पिलाए गए हैं। BCG का निशान जो है वो बच्चा घर पे मौजूद नहीं था, इसलिए हम चेक नहीं कर सके। तो बच्चा मौजूद नहीं है पर हम सिलेक्ट पर निशान लगा देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। और ये हमारा इस तरह से मुकम्मल हुआ इस बच्चे का इम्यूनाइजेशन। हमने मुकम्मल पे सिलेक्शन की और सेव का बटन प्रेस कर दिया। अब हम आखिरी बच्चे का इम्यूनाइजेशन सेक्शन एंटर करते हैं। आखिरी बच्चे है ज़हरा यास्मीन। ज़हरा यास्मीन पे हम क्लिक करेंगे।
आज की तारीख और टाइम सेलेक्ट करेंगे। रिस्पोंडेंट वालदा है, इजाज़त मिल गई है, और मैट्रिक है, एजुकेशन, सेव का बटन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, और कार्ड जो है इनके पास नहीं है, ठीक है, कार्ड नहीं है तो कभी मरकज़ सेहत ही नहीं गए। जब हमने पूछा कि कार्ड क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा कि जी हम कभी मरकज़ सेहत नहीं गए। ये मैं आपको डिफरेंट सिनारियोज़ जो है वो फिल करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से जो है वो फिल करना है हमने, ठीक है। इस केस में, सिनारियो में कार्ड नहीं है और कभी भी मरकज़ सेहत ही नहीं गए हैं, तो हमने कभी मरकज़ सेहत नहीं गए को सिलेक्ट किया और सेव का बटन प्रेस किया। जब हमने पूछा कि क्या कभी बच्चे को कोई वैक्सीन लगी है जो कि बीमारियों से बचाती है, तो माँ ने कहा कि जी नहीं, कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाई, ठीक है, तो नहीं कर दिया हमने। उसके बाद फिर हमने पूछना है कि ठीक है आपने वैक्सीन नहीं लगवाई कभी भी, तो क्यों नहीं लगवाई है। नहीं लगवाने के वजूहात जो हैं वो हमने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए हैं। यहाँ पर जो है वो ये जो स्क्वायर बॉक्स बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा जो है वो रीज़न हो सकती है ना लगवाने की, वैक्सीन ना लगवाने की, ठीक है। हमें जवाब मिलता है कि जी हिफाज़ती टीकों का मरकज़ जो है वो बहुत दूर है, ठीक है। और इसके अलावा हम कह देते हैं कि जी हिफाज़ती टीके लगवाने पर यकीन नहीं रखते, ठीक है, अफवाहों की वजह से नहीं लगवाई। और ये 3 रीज़न्स मदर ने बताए, ठीक है। अच्छा, ये रीज़न्स हमें ख़ुद से बोलने नहीं हैं माँ के सामने, बल्कि माँ जो भी रीज़न्स बताएगी, हमने इस जो भी हमारे पास लिस्ट है इन रीज़न्स की, इनके मुताबिक मदर के जवाबात को हमने यहाँ पर फिट करना है। हमने देखना है कि क्या जवाबात मदर ने दिए हैं और उसके मुताबिक जो भी रीज़न्स होंगे हम यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि क्या बच्चे को कभी कौमी मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे पिलवाए गए, तो माँ ने कहा कि जी नहीं, कभी नहीं पिलवाए, और ज़ाहिर है कि बच्चे पर निशान भी मौजूद नहीं है, ठीक है। और इस सिनेरियो को हम सेव कर लेंगे इस बच्चे का, और ये सेव कर दिया। ये इंटरव्यू मुकम्मल हुआ। अच्छा, जैसे ही हमने चारों बच्चों का इम्यूनाइजेशन सेक्शन जो है वो मुकम्मल कर लिया है, अब ये देखिए नीचे सेव का बटन जो है वो ग्रीन हो गया है, इससे पहले ये ब्लू था, ठीक है। ग्रीन होने का मकसद ये है कि हमने इस फॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। हमने देखें ओपन हाउस होल्ड फॉर्म के सामने भी टिक का निशान है। हमने 4 बच्चे बताए थे इस फॉर्म में और चारों बच्चों को हमने इनरोल किया। चारों बच्चों का इम्यूनाइजेशन सेक्शन हमने एंटर कर दिया है। ऊपर लिखा हुआ है 4 of 4 कंप्लीटेड, और चारों बच्चों पर हमने टिक का निशान भी आ रहा है। तो इस सूरत में ये ग्रीन का निशान जो है वो अपीयर हो गया है सेव के बटन पे, यानी कि अब हमने इस फॉर्म को मुकम्मल करना है, कंक्लूड करना है। हम सेव के बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पर मुकम्मल सेलेक्ट कर देंगे और सेव कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्म हमारा मुकम्मल हो गया है। अच्छा, जब ये फॉर्म मुकम्मल हो जाएगा तो जब आप फिर से वापस आ जाएंगे, फॉर्म मुकम्मल करने के बाद जितने भी आपने फॉर्म किए होंगे, आपने इंटरनेट कनेक्ट करके ऑफिस में आकर इन तमाम फॉर्म्स को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए ये बटन ऊपर दिया हुआ है, इसको आपने प्रेस करना है, सिंक डेटा पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑप्शन है अपलोड डेटा और अपलोड फ़ोटोज़। जैसे कि आपने फॉर्म एंटर करने के दौरान देखा कि आपने कार्ड की पिक्चर्स ली थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपने डेली डेटा भी अपलोड करना है और फ़ोटोज़ भी अपलोड करने हैं, ठीक है। हम अपलोड डेटा करते हैं। ये अगर ग्रीन बार जो है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अगर ये ग्रीन बार की जगह रेड बार अपीयर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है या सर्वर साइड पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ को आप रिजॉल्व करके इंटरनेट के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करके और दोबारा अपलोड डेटा करेंगे। इसी तरह हम अपलोड फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं। तो इस टैब में जितने भी फ़ोटोज़ होंगे वो आपके पास लिस्ट आ जाएगी और फ़ोटोज़ अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बता दूं कि अपलोड फ़ोटोज़ जो है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि ऑफिस में तमाम टैबलेट्स पे एक साथ ही अपलोड फ़ोटोज़ जो है वो मत करें। इस बटन पे एक साथ क्लिक ना करें क्योंकि कनेक्शन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बाज़ जगहों पर, तो वहाँ पर क्या है कि ये सक्सेसफुली अपलोड नहीं होते। और दूसरी बात ये कि फ़ोटोज़ जो है वो डेली बेसिस पर अपलोड करें ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास फ़ोटोज़ जो है वो डेली अपडेट हो जाएंगे, तो आपके पास कोई बैकलॉग नहीं रहेगा फ़ोटोज़ का, और आपको इंटरनेट के कनेक्शन के का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और फ़ोटोज़ अपलोड करने में भी कोई इशू नहीं आएगा। देखिए अब प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ये ग्रीन होते जाएंगे तो ये इसका मतलब ये है कि ये फ़ोटोज़ अपलोड हो गए हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको बैक करके वापस आ सकते हैं। ठीक है, फिर बता दूं कि आपने ये डेली आपने करना है कि डेटा जो है आपने कलेक्ट किया है वो आप डेली डेटा भी अपलोड करें और फोटोज़ भी अपलोड करें। शुक्रिया। आप अपने टैबलेट में भरे जाने वाले फॉर्म्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे, आप ये बटन पे क्लिक कीजिए टॉप पे, और फॉर्म्स रिपोर्टेड बाय डेट पे क्लिक कीजिए, सर्च कीजिए, तो ये आपको आज की डेट पे जो भी फॉर्म भरे, जो भी इस वक्त तक फॉर्म भरे हुए होंगे वो आपको दिखाएगा। उसके साथ स्टेटस होगा, क्लस्टर नंबर होगा, होगा हाउस होल्ड नंबर, और उसके साथ डेट, जिस तारीख पे वो फॉर्म भरे गए, उस घर में कितने बच्चे, कितने कार्ड आइडेंटिफाई हुए और कितने बच्चे थे, वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें ज़ाहिर हो रही होगी, और फॉर्म का स्टेटस भी ज़ाहिर हो रहा होगा। यहाँ पर देखें कि अगर कंप्लीट लिखा हुआ है, ओपन फॉर्म लिखा हुआ है और रिफ्यूज़ लिखा हुआ है। कंप्लीट का मतलब ये है कि जितने बच्चे थे इस फॉर्म पे वो उनका तमाम का इम्यूनाइजेशन सेक्शन भी और सोशो इकोनॉमिक सेक्शन भी हमने कंप्लीट भरा है, और ये फॉर्म कंप्लीट है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर के साथ कंप्लीट लिखा हुआ है। ओपन फॉर्म का मतलब ये है कि इस फॉर्म पे या तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सिर्फ डाला हुआ है और बच्चे नहीं एंटर हैं, या बच्चे एंटर हैं और सोशो इकोनॉमिक सेक्शन एंटर नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि चाइल्ड काउंट 0 है। ठीक है, इसका मतलब है कि फॉर्म एंटर तो हुआ है लेकिन बच्चों का इंदराज नहीं हुआ, इसलिए ये ओपन फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह पे नीचे रिफ्यूज़ है। इस फॉर्म पे ज़ाहिर है कि जो भी रिस्पोंडेंट है उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, जवाब देने से मना कर दिया है, इजाज़त नहीं दी है, तो उसके सामने रिफ्यूज़ लिखा हुआ है, और बच्चों का काउंट भी ज़ाहिर है कि 0 होगा। ठीक है, तो ये हम जो है स्टेटस अपने पास चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी पर्टिकुलर डेट का हमें चेक करना है तो ये ब्लैंक जगह पर हम क्लिक करके ये कैलेंडर अपीयर हो जाएगा। हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके और किसी भी मखसूस डेट पे होने वाली टैबलेट पे एक्टिविटी जो है उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि अगर हमने एक फॉर्म कंप्लीट कर लिया है फील्ड पर, ठीक है, तो हम उस फॉर्म को दोबारा खोल सकते हैं सेम क्लस्टर नंबर डाल के। तस्दीक करेंगे यहाँ पर, और अगर फॉर्म ओपन है यानी कि अभी अपलोड नहीं हुआ है तो वो फॉर्म जो है वो यहाँ पर दोबारा से खुल जाएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन हमने एंटर की है वो एडिट मोड में ज़ाहिर हो जाएगी और हम उसकी करेक्शन कर सकते हैं। अगर वो इनकम्प्लीट है तो हम उसको मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्म जो है वो मुकम्मल करने के बाद उस फॉर्म को अपलोड भी कर चुके हैं तो ऐसी सूरत में वो फॉर्म ओपन नहीं होगा, बल्कि जब हम ओपन हाउस होल्ड फॉर्म करेंगे तो उस पर लिखा हुआ आएगा दिस फॉर्म हैज़ बीन लॉक्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये फॉर्म मुकम्मल हो चुका है और ये फॉर्म अपलोड हो चुका है। हाँ, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हो सकता है कि हमने अपलोड कर दिया हो लेकिन उस सवाल में उस फॉर्म पे हमने कोई मिस्टेक कर दी हो, तो उसको हम दुरुस्त कैसे करेंगे। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपने एक दफ़ा एक टैबलेट पे एक फॉर्म मुकम्मल कर दिया है, एक घर का इंटरव्यू मुकम्मल कर दिया है और उसको अपलोड कर दिया है, और दोबारा आप किसी भी सूरत में, किसी गलती की सूरत में उसको दोबारा विज़िट करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको किसी दूसरे टैब में उस फॉर्म को दोबारा से ओपन करना पड़ेगा और दोबारा से फिल करना होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।